हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्ग्स। दिसंबर का मिड महीना आ गया है। कुछ ही दिन में आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे और कुछ महीनों में, एक दो महीनों में आपके बोर्ड्स और उसके बाद CUET। पिछले साल 14,90,000 बच्चों ने CUET दिया था और जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ का अटैचमेंट CUET के साथ बढ़ रहा है, फॉर श्योर ये नंबर और ज़्यादा बढ़ेगा। पर ये जितने हज़ारों लाखों बच्चे ये एग्ज़ाम देंगे, उसमें से एक यूनिवर्सिटी जो सभी की ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर ये किसी की ना हो, कोई और यूनिवर्सिटी भी हो, तो आपको कई वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब पे, कई ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जहाँ पे ये चीज़ें बताई जाएंगी कि ये 5 चीज़ें करो या 10 चीज़ें करो जिनकी मदद से आपका एडमिशन होगा, या ये मत करो। बट इन सब चीज़ों को समेट के अगर आप सिर्फ 3 चीज़ें करो तो उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि वो 3 चीज़ें क्या हैं, वो 3 चीज़ें दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद बता रही है अपने मोटो में, विच इज़ निष्ठा, धृति, सत्यम। ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी का मोटो। और विच मीन्स, निष्ठा मीन्स डेडिकेशन, धृति मीन्स स्टेटफास्टनेस एंड सत्यम मीन्स ट्रूथ। अगर इसको थोड़ा सा खोल के समझे, सो डेडिकेशन मीन्स लॉयल्टी, योर कमिटमेंट टुवर्ड्स योर वर्क। आपका जो गोल है इस वक्त, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी एज अ होल हो या यूनिवर्सिटी की कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस हों, चाहे वो हंसराज हो, स्टीफेंस हो, हिंदू हो, उस गोल की तरफ आपकी एक लॉयल्टी होनी चाहिए कि हाँ भाई, चाहिए तो यही चाहिए, इसी की तरफ जाना है। वो कमिटमेंट होना चाहिए कि चाहे कुछ हो जाए, ये करना है। दूसरा, स्टेट फास्टनेस, मतलब लंबे समय तक डटे रहो, दृढ़ता। कि ऐसा बहुत बार होगा कि जब आप अपनी प्रिपरेशन को शुरू करोगे तो कई बार ऐसे लगेगा चलो बहुत दिन वेस्ट कर दिए, बहुत टाइम, बहुत हफ्ते वेस्ट कर दिए, 3-4 महीने बाद एग्जाम है, इसी के बेसिस पे पूरी लाइफ डिसाइड होनी है, सारा कुछ इससे पहले हुआ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कोई मतलब नहीं है, इसके बाद जो होगा वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जब यहीं से सब कुछ डिसाइड होना है तो 4 महीने पढ़ लेते हैं। लेकिन जब ये सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि यार मंडे से शुरू किया था और ट्यूसडे को पैर में चोट लग गई, या पैर में चोट ना लगी, बुखार आ गया, या किसी की शादी आ गई, या कुछ आ गया। तो जब भी आपका कोई लंबा कमिटमेंट होता है अपनी तरफ या अपने गोल की तरफ, तो बीच बीच में ऐसी चीज़ें आती रहती हैं जो थोड़ी रुकावटें बनती हैं कि कुछ, अरे ये रुकावट आ गई, अरे इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से डिले हो गया। तो उन रुकावटों, वो ट्रुथ, वो डेडिकेशन, तो आपका लॉयल्टी तो आपके लिए अपने सब्जेक्ट के पास होनी चाहिए, बट वो कमिटमेंट के साथ साथ ये स्ट्रीट फास्टनेस, मतलब ये दृढ़ता भी होनी चाहिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी गई, कोई समस्या, कोई दिक्कत आ भी गई, तो भी मैं डटा रहूँगा या रहूँगी। और एक ईमानदारी, सत्यम मीन्स ट्रूथ, कि प्रिपरेशन पूरी ईमानदारी से, अगर ये लॉन्ग टर्म गोल है, ये एक नेचर है कि किस तरीके से गोल को अचीव किया जाए, तो ये है डेली रूटीन में आप जिस तरीके से काम करोगे, ये सच्चाई, ये ट्रूथ आपको वहाँ हेल्प करेगा। कैसे, मान लो पोमोडोर टेक्निक से आपने पढ़ाई करना शुरू की, 25 मिनट पढ़ाई करूँगा, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट 5 मिनट का ब्रेक। लेकिन अगर ये उल्टा हो जाए कि 5 मिनट का पढ़ाई हो रही है और 25 मिनट का ब्रेक हो रहा है, तो वो किसी काम का नहीं है। और फिर आप बस काउंट भी कर रहे हो कि 3 घंटे बैठा था, 4 घंटे बैठा था, सुबह शुरू कर दिया था, 6 बजे उठ गया था, पर 6 मिनट भी अगर तमीज़ से नहीं पढ़े हो, तो वो ईमानदारी नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। तो ये निष्ठा, धृति, सत्यम, डेडिकेशन, स्टेटफास्टनेस और ये ट्रुथ आपकी प्रिपरेशन में और अगले 4 महीनों के लिए आपकी लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो जाना चाहिए। अब क्यों DU ही क्यों? हमारा ये लोगो जो हमने मोटो लिया था वो DU का लिया था, तो सिर्फ यही क्यों? इसके अलावा कोई यूनिवर्सिटी क्यों नहीं? ऐसी हर यूनिवर्सिटी का अपनी कुछ खासियत होती है और आपको उसकी तरफ ज़रूर, BHU है, JNU है, जामिया है, AMU है, इन सब यूनिवर्सिटीज़ की अपनी अपनी खासियत है। और DU की भी उसी तरीके से एक खासियत है कि क्यों DU को चुना जाए। एक्चुअली सिर्फ इसी स्लाइड के ऊपर एक 12 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बनाया गया है, जिसमें DU के 100 साल पूरे होने पे हमने इस DU की अच्छाइयों के बारे में, या DU कैसे दूसरों से अलग है, उसके बारे में बात की थी। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखना। लेकिन फिर भी एक ब्रीफ तरीके से अगर मैं आपको बता दूं कि DU क्यों, तो ये 3 क्वालिटीज़ है जो DU स्टैंड आउट करता है बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। पहली बात, वहाँ की क्वालिटी हर तरीके से, कि वहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी वर्ल्ड क्लास, मतलब कंट्री में इससे बेहतर टीचर शायद नहीं मिलेंगे जिस तरीके से DU में PhDs, डॉक्टर्स उस तरीके से मिलेंगे। और जो स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग रीजन से, उनका जो कैलिबर होता है, जिस काम के लिए वो केपेबल होते हैं, वो बहुत ही
ज़्यादा बेहतर होता है। दूसरा डाइवर्सिटी, यही जो मैंने कहा अलग अलग रीजन से आते हैं। क्वालिटी तो यहाँ DU में मिलती है आपको, चाहे स्टूडेंट्स के पढ़ने में या टीचर्स के पढ़ाने में, लेकिन एक डाइवर्सिटी, एक इंडिया को समझने का तरीका। जब महात्मा गांधी जी ने पूछा क्या है, तो उनके गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि ट्रेन में बैठिए और पूरे इंडिया को घूम लीजिए। तो ना भी हमारे पास इतना रुपया है, ना पैसा है, और ना इतना टाइम है, ना इतने हम गांधी हैं, ये नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, DU जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे तो जो जम्मू से बच्चा आया है, या जो नीचे कश्मीर कन्याकुमारी से आया है, गुजरात या अरुणाचल से जो लोग आए हैं, तो उनके साथ बैठ के जब हम पढ़ाई करेंगे तो इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया की विविधता को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, इंडिया को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। ये सारे आपको अच्छे टीचर्स, अच्छे स्टूडेंट्स, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग रीजन, रिलीजन। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि DU मीन्स हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबने की साथ में बैठ के पढ़ाई। तो इस तरीके का एटमॉस्फेयर मिलेगा आपको, वो भी सिर्फ 4 या 5 हज़ार रुपये, 4 to 5K पर मंथ, पर ईयर, पर मंथ नहीं, पर ईयर, सिर्फ 4-5 हज़ार रुपये। तो इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है DU। तो ये कुछ खासियत है कि क्यों आपको DU में जाना चाहिए। लेकिन DU में जाने का पहले तो रास्ता था, हमें सबको पता है कि बोर्ड से 3 महीने पहले सीरियस हो जाना है, उसके बाद अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, उसके बाद हमारा एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अब है रास्ता CUET से होके गुजरना है, आग का दरिया है, थोड़ा सा डूब के जाना है। और एक्चुअली आग का दरिया है, एक्चुअली CUET कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों है कॉम्प्लिकेटेड? तो ये 3-4 रीजंस हैं। जैसे पहला रीज़न है न्यूनेस, कि कोई भी चीज़ जब नहीं आती है तब उसके साथ एक अनसर्टेनिटी होती है कि क्या होगा, किस तरीके से होगा, किस तरीके से चीज़ें होंगी, एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो वो न्यूनेस ही है। अगर किसी को याद हो, डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो वो फैसला लेने के बाद 40-50 बार उस फैसले को बदला गया, क्योंकि उससे पहले वो कभी हुआ नहीं था, और तो इतना नया था वो कि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड हो रही थी, गलतियों से सीखा जा रहा था। उसी तरह से हमने पहले CUET के एग्ज़ाम में भी देखा कि बहुत टाइम के बाद रिजल्ट आया, बहुत चीज़ें डिले होती रही। उसकी वजह ही यही है कि ये एग्ज़ाम न्यू है, और ये जब तक ये नयापन इसमें बना रहेगा तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, और जब तक ये अनसर्टेनिटी बनी रहेगी तब तक थोड़े से कन्फ्यूजन्स ज़रूर रहेंगे। उसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ये जो नया नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ है स्टॉक मार्केट के जैसा, कि आज 80 रुपये हैं, कल 100 हो जाए, कब 60 हो जाए पता नहीं है, उसी तरीके से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी है। उसमें नहीं पता कि आपने जिस दिन अपना एग्ज़ाम जाके दिया सर्टन डेट पे, बट इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग कब आपके मार्क्स उस डे पे एडजस्ट किए जाएंगे, किस तरीके से किए जाएंगे। हालांकि उसका पूरा प्रोसेस है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता कि वो मार्क्स 75 है तो 70 हो जाएंगे या 78 रहेंगे। वो उस दिन के एनवायरनमेंट पे या उस दिन के स्टूडेंट्स कौन आए, उनका एग्ज़ाम कैसे रहा, उस पर डिपेंड करता है। तो उस तरीके के प्रोसेस का से आप होके गुजरने वाले हो, तो इसलिए भी ये काफ़ी चैलेंजिंग है, टफ है, कंफ्यूजिंग है, कॉम्प्लेक्स है। और तीसरा है डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। अब ये है कि एक तरीके का रूल हो तो चलो ठीक है, गेम रूल समझा, गेम खेलने गए, जीते या हारे या कोशिश की तो जीत गए। लेकिन यहाँ हर गेम का नियम अलग है, यहाँ हर प्लेग्राउंड अलग है। जैसे क्रिकेट में होता है डिफरेंट पिचेस होती हैं, कि लॉर्ड्स में खेलोगे वहाँ बॉल ज़्यादा तेज़ आ रही है, या चेन्नई में खेलोगे तो स्पिन होके आ रही है, तो उसी तरीके से ज़्यादा स्पिन होगी। उसी तरीके से CUET में भी है। CUET में क्या है कि अगर आप JNU का एग्ज़ाम दोगे तो वो किसी और क्राइटेरिया पे होगा, BHU का दोगे तो वो किसी और क्राइटेरिया पे होगा। किसी जगह पे ऐसे होगा कि सिर्फ आप GK के पोर्शन पे फोकस करो, किसी जगह ये होगा कि आपका GK का पोर्शन और स्टैटिक पोर्शन दोनों मिला के पूछा जाएगा। तो पिचेस अलग अलग हैं, प्लेग्राउंड्स अलग अलग हैं, आपको अपने आप को उस तरीके से अडेप्ट करना होगा कि कहाँ पे आपको देना है। तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट, कठिन क्राइटेरिया है, पर है, इसीलिए यूनिमॉन्क्स भी है। अब कैसे इनोवेटिव रहेगा, जैसे मैंने आपको बताई थी कि पिचेस अलग है, प्लेग्राउंड्स अलग है, तो भैया अगर डिमांड अलग है तो हमारी सप्लाई भी उसी हिसाब से होगी। और ये कुछ इनोवेटिव अप्रोच हैं, ये बोर्ड पे इतने ही आ पाए, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज़ें आ पाई हैं मैं उसे आपको बता रहा हूँ। हम सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू आपको सिर्फ रट्टा नहीं मरवाएंगे कि ये लेक्चर्स हैं, इसको इस तरीके से एक मोनोटोनस तरीके से आप लेते जाओ और आपकी चीज़ें ठीक होंगी। जैसे कुछ चीज़ें, जैसे शॉर्ट्स, जो हमारे आप चैनल पे जाके देखोगे तो उस पर शॉर्ट्स 2 तरीके के हैं। एक तो
ये वन स्टॉप सोल्यूशन रहेगा आपको कि किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग न्यूज़पेपर्स या जो भी न्यूज़ हैं उसके हिसाब से आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाएंगे। जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी कि क्या CUT में कौन से इवन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के हिसाब से भी कि BHU DU अब बनाएंगे नहीं, बन रही हैं, वीडियोस डली हुई हैं, कुछ वीडियोस पे थाउजेंड्स ऑफ व्यूज़ से भी ज़्यादा हैं। दूसरा, सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, इसमें हम पढ़ाई भी करेंगे, स्टडी भी रहेगी, लेकिन उसके लिए भी अप्रोच इनोवेटिव रहेगी। जैसे एक हमारा अप्रोच है KKCC, कौन करेगा CUT क्लियर। अब इसमें क्या होता है कि कई बार आप एग्जाम में जाओगे तो सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होंगे जो आपको आएंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको उसी वक्त सोचना पड़ेगा, उसी वक्त एलिमिनेशन टेक्निक लगानी पड़ेगी। तो KKCC का मकसद है कि आपको एलिमिनेट करना सिखाया जाए, चीज़ों को एलिमिनेशन टेक्निक लगा के आप अपनी चीज़ों को, अपने क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करो। उसके बाद है KYC, नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। अब सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे ही हमारे यहाँ हो रही हैं, चाहे हम हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसलिए हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा करीब से जानना ज़रूरी है, एक चीज़ इसलिए। और दूसरी चीज़, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड सब्जेक्ट्स इन CUET, तो उसके लिए भी नो योर कॉन्स्टिट्यूशन आपको उसमें हेल्प करेगा। इसके अलावा और जैसे जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं उसको हम थोड़ा सा इनोवेटिव तरीके से, थोड़ा गाना गा के, थोड़ा सा जितना हम स्टूडेंट से कनेक्ट करके बता पाएँ उतना ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि आपको इजी रहे समझना, इनोवेटिव तरीके से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स को समझाना। तो ये तो शॉर्ट वीडियो का एक वो हो गया। इसके अलावा जो लॉन्ग वीडियोज़ हैं, लॉन्ग वीडियोज़ में भी एक तरफ तो रहेगी स्ट्रेटेजी वीडियोज़। जैसे एक सेइंग है कि प्लान योर वर्क देन वर्क एज पर योर प्लान। पहले अपने चीज़ को, अपने प्लान को आप वर्कआउट तो करोगे ना कि क्या क्या मुझे करना है, तो प्लान योर वर्क। तो स्ट्रेटेजी वीडियोज़ में आप अपने काम को प्लान करोगे किस तरीके से करना है। उसके बाद वर्क एज पर योर प्लान, तो जो भी प्लान बनाया जाएगा वो भी आपको करवाने में हेल्प की जाएगी। कैसे? लेक्चर का फॉर्मेट भी 1 घंटे का लेक्चर भी रहेगा, 1 आवर का लेक्चर भी रहेगा, और 2 से 5 मिनट के ये कॉन्सेप्चुअल कैप्सूल्स भी रहेंगे कि कॉन्सेप्ट्स क्या है। जो कॉन्सेप्चुअल कैप्सूल्स आपकी हेल्प करेंगे चीज़ों को जल्दी और आसान तरीके से समझने के लिए। एक और इनोवेटिव अप्रोच हम लोगों ने अपनाया है कि बुक रिव्यू। ये शायद बहुत जल्दी अभी डलने वाला है, अगले 1 हफ्ते या 10 दिन में ये जो वीडियो है हमारा बुक रिव्यू आ जाएगा। और इसके बाद हम सिर्फ NCERT की बुक्स पे स्विच करेंगे। इससे पहले जो हमारा इनिशियल पहला बुक रिव्यू है वो ऐसे जनरल बुक ली गई थी, GK का टॉपिक उठाया गया था, लेकिन इसमें सिर्फ NCERT बेस्ड डिस्कशंस होंगे। तो जैसे कोई पॉलिटी का चैप्टर हमने लिया तो उस चैप्टर के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया, जिससे कि यहाँ पे आपको अलग अलग फैकल्टीज़, अलग अलग टीचर के सेम सब्जेक्ट पे फाउंडर्स से लेके और फैकल्टी मेंबर्स तक उनके डिफरेंट व्यू पॉइंट जानने को मिलेंगे। तो ये बुक रिव्यू आपको उस हिसाब से इनोवेटिव तरीके से पढ़ाई करने में हेल्प करेगा। एक और चीज़ जो आपको हेल्प करेगी वो है स्किट्स। ये हमारा सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, पर हम तब भी करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि 10-15 दिन में कोई एक स्किट या 20 दिन में कोई एक स्किट तो आ ही जाए। जैसे कुछ स्किट्स हैं, व्हाट इज़ CUET, उसको हमने 2 पार्ट्स में बनाया। अगर आप हमारे चैनल पे जाके देखोगे व्हाट इज़ CUET कि किस तरीके से 2 भाई बैठे हुए हैं, एक जो बड़ा भाई है उसको 90% आया था तो उसका एडमिशन तो हो गया DU के अपने ड्रीम कॉलेज में, लेकिन जो छोटा भाई है बेचारा वो थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा है तो उसके 45% ही आए। पर अब क्योंकि CUET आ गया है तो वो उसका मोराल पूरी तरह से गिरा नहीं है, अभी भी एक आखिरी उम्मीद बाकी है, CUET अभी भी है। तो उस तरीके से एक बैंटर है बड़े भाई छोटे भाई के बीच में। एक इन्फ्लेशन के ऊपर वीडियो बनाई है दूध वाला .com के नाम से। एक और वीडियो बनाई गई है जिसमें एक पान वाले और एक कस्टमर के बीच में एक छोटा सा बैंटर है कि ये 10 का सिक्का चलेगा या नहीं चलेगा, जिसमें हमने लीगल टेंडर की बात की है। तो ऐसे थोड़े कॉन्सेप्ट्स को ईजी तरीके से आपको समझाया गया है स्किट्स में। इसके अलावा स्पूफ्स भी है। अब यहाँ पे आपको सब कुछ ही मिलेगा। जैसे अब CUET, जो पहला CUET हुआ था उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लिटरली ये हो गया कि भैया कब आएगा, करण अर्जुन तो आ गए, ये CUET का रिजल्ट कब आएगा। तो एक ब्रह्मास्त्र स्पूफ है, वो भी अभी इन मेकिंग ही है, तो उसके ऊपर भी हम स्पूफ बनाए जा रहे हैं जिसको हमने CUET के स्टूडेंट के लाइफ के अराउंड ही देखा है।
और फाइनली जिसकी बात हम कर रहे हैं कि क्या मतलब DU की बात कर रहे हैं कि उसमें क्यों जाना चाहिए, उस तरीके की यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहिए, तो एक 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है दास्तान दिल्ली के नाम से, आप उसको जाके ज़रूर देखना। उसका ट्रेलर भी बहुत सुंदर बना हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्री भी बहुत सुंदर है, उसमें वॉइस ओवर्स हैं और अलग अलग स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को शेयर किया गया है, स्टूडेंट्स ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, कुछ टीचर्स भी हैं उसमें। तो यूनिमॉन्क्स उस डिफ़िकल्ट पिच पे किस तरीके से अपने आप को और आपको अडेप्ट करके खेले और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करे और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। एंड वी होप कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।